अभिवादन। आज हम कुछ बेहद दिलचस्प स्रोतों की पड़ताल कर रहे हैं। हाँ, कई अलग अलग तरह के स्रोत हैं हमारे पास। बिल्कुल। हल्की पुरातात्विक खोजें हैं, हाँ। प्राचीन तमिल साहित्य हैं और कुछ आधुनिक सिद्धांत भी। और ये सब मिलकर ना दक्षिण भारत के अतीत की एक काफी उलझी हुई लेकिन बहुत ही आकर्षक तस्वीर बनाते हैं। हाँ, और हमारा काम है इन अलग अलग धागों से जरूरी जानकारी और समझ निकालना। बिल्कुल। खास तौर पे हम एक प्राचीन सभ्यता के जो ठोस सबूत मिले हैं उनको देखेंगे। और साथ ही वो जो एक खोए हुए महाद्वीप की कल्पना है, कुमारी कंदम, उसके इर्द गिर्द बुनी कहानियों को भी। हाँ, ये समझने की कोशिश करेंगे कि भाई तथ्य कहाँ तक जाते हैं और कहानी कहाँ से शुरू होती है। सही कहा। तो हम शुरुआत करेंगे तमिलनाडु में हाल में मिली कुछ चौंकाने वाली खोजों से, जो एक बहुत पुरानी सभ्यता की तरफ इशारा करती हैं। और फिर हम कुमारी कंदम की रहस्यमयी दुनिया में उतरेंगे। हाँ, कि ये विचार आया कहाँ से, कैसे पनपा, और आज विज्ञान इसे किस नजर से देखता है। चलिए शुरू करते हैं इस पड़ताल को। चलिए। तो सबसे पहले तमिलनाडु के थूथुकुडी जिले में चलते हैं। वहाँ एक जगह है शिवगड़ई। शिवगड़े, हाँ। हाल ही में वहाँ पुरातत्व विभाग ने खुदाई की और उन्हें एक प्राचीन अंत्येष्टि कलश मिला। जी, अपने आप में एक अहम खोज थी। लेकिन असली रोमांच तो तब शुरू हुआ जब इस कलश के अंदर मिली चीजों को कार्बन डेटिंग के लिए भेजा गया। बिल्कुल। इसमें चावल और मिट्टी के नमूने थे और इन्हें मियामी में वो बीटा एनालिटिक टेस्टिंग लैब है ना, वहां भेजा गया। हाँ, वो जो उम्र पता लगाने वाली तकनीक है। जी। और नतीजे क्या रहे? नतीजे कितनी पुरानी निकली वो चीजें? नतीजे तो वाकई चौंकाने वाले थे। पता चला कि वो चावल और मिट्टी 1155 ईसा पूर्व के हैं। क्या 1155 ईसा पूर्व? हाँ, आज से लगभग 3200 साल पहले के। 3200 साल, ये तो सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बाद का समय हुआ। हाँ, और गंगा घाटी में जो महाजनपद उभरे उनसे भी पहले का। कमाल है। सही पकड़ा आपने। तो ये इस बात का पक्का सबूत है कि उस जमाने में तमिलनाडु के ताम्रबरानी नदी के किनारे एक अच्छी खासी विकसित खेती पर आधारित सभ्यता मौजूद थी। पहले के अनुमानों से काफी पुरानी। हाँ, ये खोज इस इलाके के इतिहास को हमारी पिछली समझ से कई सदियां पीछे ले जाती है। ये तो अद्भुत बात है। एक ठोस वैज्ञानिक सबूत, बिल्कुल, जो इतिहास की किताबों में एक नया अध्याय जोड़ता है। अब इस ठोस जमीन से थोड़ा हटते हैं और एक ऐसे विचार की ओर बढ़ते हैं जो सदियों से कल्पनाओं और कहानियों में जिंदा रहा है, कुमारी कंदम। कुमारी कंदम, हाँ, एक खोया हुआ महाद्वीप जिसके बारे में कहा जाता है कि वो कभी भारतीय उपमहाद्वीप के दक्षिण में हिंद महासागर में मौजूद था। हाँ, कुमारी कंदम को अक्सर एक बेहद प्राचीन और बहुत उन्नत तमिल सभ्यता का घर माना जाता है। अच्छा। कहानियों के मुताबिक ये जमीन किसी भयानक प्राकृतिक आपदा में, शायद कोई समुद्री प्रलय आया हो, उसमें डूब गई। तमिल साहित्य और लोक कथाओं में इसका जिक्र बार बार आता है और इसे कई बार तमिल संस्कृति और भाषा का मूल स्रोत भी कहा जाता है। और यहाँ कहानी एक दिलचस्प मोड़ लेती है ना, जब 19वीं सदी में कुछ पश्चिमी विद्वान भी एक डूबे हुए महाद्वीप की बात करने लगते हैं। हाँ, फिलिप स्क्लेटर। हाँ, फिलिप स्क्लेटर और लेमुरिया का सिद्धांत। आपने सही याद दिलाया। 19वीं सदी में फिलिप स्क्लेटर जैसे जीव वैज्ञानिकों ने देखा कि भारत, मेडागास्कर और अफ्रीका के कुछ हिस्सों में जमीन और जीवों में, खासकर वो लेमूर जैसे प्राइमेट्स है ना, हाँ, लेमूर, उनमें कुछ समानताएं हैं। तो इसे समझाने के लिए उन्होंने एक सिद्धांत दिया कि शायद इन जमीनों के बीच पहले एक बड़ा भूभाग या कोई जमीनी पुल रहा होगा। अच्छा। जो अब समुद्र में डूब गया है। स्क्लेटर ने इसे नाम दिया लेमुरिया। लेमुरिया। और फिर इस पश्चिमी सिद्धांत को भारत में कुछ लोगों ने अपनी प्राचीन कथाओं से जोड़ लिया। हाँ, यही हुआ। 20वीं सदी की शुरुआत में कुछ तमिल विद्वानों और कह सकते हैं राष्ट्रवादियों ने इस लेम्यूरिया के विचार को हाथों हाथ लिया। क्यों? उन्हें क्या लगा? उन्हें लगा कि ये उनके प्राचीन पांडे लाजाओं की कथाओं से एकदम मेल खाता है। उन कथाओं में समुद्र द्वारा भूमि को निगल लिए जाने का जिक्र है। अच्छा। उनमें अक्सर कडलकोल शब्द आता है। कडलकोल, इसका मतलब? इसका मतलब है समुद्र द्वारा लिया जाना या समुद्री प्रलय। तो उन्होंने सोचा कि ये लेम्यूरिया ही उनकी वो खोई हुई धरती है। तो ये नाम कुमारी कंदम कब और कैसे इस खोई हुई भूमि से जुड़ा? क्या ये नाम बहुत प्राचीन है, संगम साहित्य जितना पुराना? ये एक बहुत बहुत अहम सवाल है। देखिए,
कुमारी कंदम नाम सीधे तौर पर प्राचीन संगम साहित्य में नहीं मिलता है। नहीं मिलता, अच्छा। नहीं, ये नाम पहली बार 15वीं सदी के एक तमिल ग्रंथ कंदु पुराणम में आता है। 15वीं सदी में? हाँ, जो संस्कृत के स्कंद पुराण का तमिल अनुवाद है। और मजे की बात यह है कि कंद पुराणम में कुमारी कंदम का वर्णन पृथ्वी के एक हिस्से के रूप में है। अच्छा, किस तरह का हिस्सा? जिस पर राजा भरत की बेटी कुमारी का शासन था। इसे ब्राह्मणों के निवास, शिव पूजा और वेद पाठ का स्थान बताया गया है। तो ये तो उस बाद वाली कल्पना से काफी अलग है। बिल्कुल, जिसमें इसे सिर्फ तमिल सभ्यता का केंद्र माना गया। तो अगर संगम साहित्य में इसका जिक्र नहीं है तो फिर वो 3 संगमों वाली कहानी और उनके समुद्र में डूबने का विचार ये कहाँ से आया? ये विचार और इसका विस्तार हमें प्राचीन ग्रंथों पर लिखी गई टीकाओं मतलब कमेंट्रीज में मिलता है। टीकाओं में? हाँ, उदाहरण के लिए इरैयनार अगप्पुरुड़ नाम का एक ग्रंथ है। उस पर नक्कीरर नाम के टीकाकार ने शायद 7वीं 8वीं सदी या उसके बाद पहली बार 3 तमिल संगमों का जिक्र किया। 3 संगम मतलब साहित्यिक अकादमियां? जी, साहित्यिक अकादमियां। नक्कीरर की टीका बताती है कि पहले 2 संगम तेन मदुराई यानी दक्षिण मदुराई और कपाटापुरम नाम के शहरों में हुए थे। तेन मदुराई और कपाटापुरम? हाँ, ये दोनों शहर पांडे राजाओं की राजधानियां थीं और ये दोनों शहर समुद्र में डूब गए, कडल कोल हुआ। अच्छा, वो कडल कोल। हाँ, और इसी वजह से उन संगमों में रची गई जो महान कृतियां थीं वो भी नष्ट हो गईं। ओहो। तीसरा संगम आज के मदुराई में हुआ। तो यहीं से वो खोई हुई भूमि और खोए हुए ज्ञान की कड़ी जुड़ती है। और क्या किसी ने इस डूबी हुई भूमि का मतलब कोई नक्शा बनाने या उसका आकार बताने की कोशिश की? हाँ, की। 15वीं सदी के ही एक और टीकाकार थे, अडियार कुन्नलार। अडियार कुन्नलार। उन्होंने सिलप्पतिकारम ग्रंथ पर अपनी टीका में इसका और विस्तार किया। उन्होंने लिखा कि ये जो खोई हुई भूमि थी वो उत्तर में पारुली नदी हाँ, पारुली नदी से लेकर दक्षिण में कुमारी नदी तक फैली हुई थी। कन्याकुमारी के दक्षिण में? जी, आज के कन्याकुमारी के दक्षिण में। और इसका क्षेत्रफल उन्होंने बताया 700 कावतम। 700 कावतम। ये कितना होता होगा आज के हिसाब से? देखिए, कावतम एक पुरानी मापा इकाई है जिसका पक्का मान तो हमें नहीं पता। हाँ। पर कुछ लोग अंदाजा लगाते हैं कि ये शायद 10 किलोमीटर के आसपास हो सकता है। 10 किलोमीटर? तो 700 कावतम मतलब 7000 किलोमीटर, बहुत बड़ा। हाँ, बहुत विशाल। अडियार कुन्नलार ने ये भी लिखा कि ये 49 अलग अलग क्षेत्रों या नाडु में बंटा हुआ था। जैसे 7 नारियल प्रदेश, 7 आम प्रदेश, 7 पहाड़ी प्रदेश वगैरह वगैरह। ये सब मिलकर एक विशाल और बहुत समृद्ध भूमि की तस्वीर बनाते हैं। तो ये विचार मतलब धीरे धीरे विकसित हुआ। पहले कंदपुराणम में जिक्र आया, फिर टीकाओं में संगम और डूबने की कहानी जुड़ी। सही। और फिर अडियर कुन्नलार ने उसका पूरा विस्तार से वर्णन किया और फिर 20वीं सदी में इसे लेमुरिया से जोड़ दिया गया। बिल्कुल, 20वीं सदी में ही वीजे सूर्यनारायण शास्त्री जैसे लेखकों ने अपनी किताब तमिल भाषा का इतिहास जो 1903 में आई थी, उसमें लेमुरिया के लिए कुमारी नाटू यानी कुमारी क्षेत्र इस शब्द का इस्तेमाल किया। अच्छा। और इतिहासकार वी कनक सबाई पिल्ले जैसे विद्वानों ने भी संगम साहित्य और टीकाओं के आधार पर इस डूबी हुई भूमि के विचार को गंभीरता से लिया और उन्होंने तमिल इतिहास का एक बहुत प्राचीन कालक्रम बनाने की कोशिश की। तो यहीं से कुमारी कंदम की जो आधुनिक अवधारणा है उसने आकार लेना शुरू किया। तो इन 20वीं शताब्दी के तमिल लेखकों और विचारकों ने कुमारी कंदम को किस रूप में देखा? क्या ये सिर्फ एक डूबी हुई जमीन थी या इससे कुछ ज्यादा था? उनके लिए ये सिर्फ एक भौगोलिक इकाई बिल्कुल नहीं थी। उन्होंने कुमारी कंदम को एक आदर्श लोक, एक तरह का स्वर्ण युग, यूटोपिया के रूप में चित्रित किया। स्वर्ण युग? हाँ, ये मानव सभ्यता का पालना था जहां दुनिया की पहली और सबसे शुद्ध तमिल सभ्यता विकसित हुई। अच्छा। ये एक ऐसी जगह थी जहां सब बराबर थे, कोई जाति भेद नहीं था, लोग ज्ञान, कला और व्यापार में लगे थे। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये बाहरी प्रभावों से, खासकर जो उत्तर भारतीय या आर्य या संस्कृत प्रभाव माने जाते हैं, उनसे पूरी तरह मुक्त थी। समझ गया। यानी इसे एक तरह से तमिल गौरव और स्वायत्तता के प्रतीक के रूप में गढ़ा गया। हाँ, बिल्कुल। ये उस समय की जो सामाजिक राजनीतिक जरूरतें थीं, जो आकांक्षाएं थीं, उनका प्रतिबिंब था। इसे तमिल भाषा और संस्कृति की प्राचीनता और मौलिकता साबित करने के
एक शक्तिशाली दावे के तौर पर पेश किया गया। और इसके आकार को लेकर भी काफी कल्पनाएं की गई। वो अडियार कुंडलार के 700 कावतम से भी आगे बढ़ गया। अरे बहुत ज्यादा। अनुमान 1400 मील से लेकर 7000 मील तक लगाए गए। 7000 मील? हाँ, कुछ नक्शे तो ऐसे बनाए गए जिनमें कुमारी कंदम भारत को सीधे मेडागास्कर और ऑस्ट्रेलिया से जोड़ता दिखाया गया। कुछ में तो वो दक्षिणी ध्रुव तक पहुंच गया। बाप रे, ये तो स्केलेटर के मूल लमूरिया विचार से भी कहीं ज्यादा विशाल कल्पना हो गई। बहुत ज्यादा। और ये दावा भी किया गया कि इस डूबी हुई भूमि के साथ तमिलों का अनमोल ज्ञान भी समुद्र में समा गया। हाँ, ये इस कहानी का एक बहुत अहम हिस्सा था। कहा गया कि पहले 2 संगमों के दौरान चिकित्सा, युद्ध कला, तर्कशास्त्र, मूर्तिकला, योग, दर्शन, संगीत, गणित, रसायन शास्त्र, वास्तुकला और काव्य जैसे विषयों पर लिखी गईं हजारों महान पुस्तकें समुद्र में खो गईं। हजारों पुस्तकें? हाँ। इससे शायद एक फायदा ये भी होता होगा कि जो मौजूदा सबूतों की कमी है उसकी भरपाई हो जाती थी कि वो सब तो डूब गया। हाँ, कह सकते हैं। कुछ लेखकों ने तो बाकायदा खोई हुई किताबों के नाम तक गिनाए। सच में? हाँ। जैसे मुत्तुनारे, मुत्तुकुरुकु, मापुराणम, यहाँ तक कि नारतियम जैसे संगीत ग्रंथ और 1000 तार वाले वीणा जैसे वाद्य यंत्रों का भी जिक्र किया गया, जो अब मौजूद नहीं है। 1000 तार वाली वीणा? हाँ, तो ये सब मिलकर एक अत्यंत गौरवशाली अतीत की तस्वीर पेश करते थे, जिसका ज्यादातर हिस्सा दुर्भाग्यवश समुद्र में विलीन हो गया। जाहिर है इस पूरी कथा ने तमिल पहचान, भाषा और संस्कृति पर बहुत गहरा असर डाला होगा। बिल्कुल। ये सिर्फ एक कहानी नहीं रही, बल्कि एक आंदोलन का, एक पहचान का हिस्सा बन गई। निश्चित रूप से 20वीं सदी में खासकर जो द्रविड़ आंदोलन का उभार हुआ, हाँ, उसके साथ कुमारी कंदम का विचार तमिल गौरव को स्थापित करने का एक मुख्य आधार बन गया। इससे तमिल भाषा को दुनिया की सबसे पुरानी और सभी भाषाओं की जननी साबित करने के लिए इस्तेमाल किया गया। अच्छा। विचार इतना प्रभावशाली हुआ कि 1967 के बाद जब द्रविड़ पार्टियां तमिलनाडु में सत्ता में आईं, तो इसे स्कूल और कॉलेज के पाठ्यक्रम में भी शामिल कर लिया गया था। पाठ्यक्रम में भी? जी हाँ। लेकिन इस सब पर विज्ञान क्या कहता है? क्या वाकई लेमुरिया या कुमारी कंदम जैसा कोई विशाल महाद्वीप कभी हिंद महासागर में मौजूद था और फिर डूब गया? हाँ, यहाँ आकर कहानी पूरी तरह बदल जाती है। आधुनिक विज्ञान, खासकर भूविज्ञान, इस तरह के किसी खोए हुए महाद्वीप के अस्तित्व का समर्थन बिल्कुल नहीं करता। नहीं। लेम्यूरिया का वो मूल विचार जिसके आधार पर ये सब बातें शुरू हुई थीं, वो 1960 के दशक में जब प्लेट टेक्टोनिक्स और कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट यानी महाद्वीपीय बहाव का सिद्धांत आया, हाँ। उसके बाद पूरी तरह खारिज हो गया। अच्छा, प्लेट टेक्टोनिक्स कैसे से खारिज करता? देखिए, प्लेट टेक्टोनिक्स हमें बताता है कि पृथ्वी की सतह जो है वो विशाल प्लेटों से बनी है और ये प्लेटें धीरे धीरे खिसकती रहती हैं। इसी सिद्धांत से पता चलता है कि भारत, मेडागास्कर, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, ये सब कभी गोंडवाना नाम के एक विशाल सुपर कॉन्टिनेंट का हिस्सा थे। गोंडवाना लैंड? हाँ, लेकिन करोड़ों साल पहले ये प्लेटें खिसककर अलग हो गईं। इससे उन भूवैज्ञानिक और जैविक समानताओं की व्याख्या हो जाती हैं जिनके लिए स्कूलर ने लेम्यूरिया का विचार दिया था। अच्छा, तो बिना किसी दूर हुए महाद्वीप की कल्पना किए ही वो समानताएं समझाई जा सकती हैं? बिल्कुल। यानी महाद्वीप खिसके, डूबे नहीं। हाँ, बड़े पैमाने पर महाद्वीपों का इस तरह समुद्र में डूब जाना भूवैज्ञानिक रूप से संभव नहीं माना जाता। अच्छा। भूवैज्ञानिकों का कहना है कि हिंद महासागर में ऐसी कोई संरचना मिलती ही नहीं है जो इतने विशाल भूभाग या पुल का सबूत हो, बल्कि जिस इलाके में कुमारी कंदम को बताया जाता है वहां तो टेक्टोनिक प्लेटों की सीमाएं मिलती हैं, जहां जमीन का स्थिर रहना और फिर अचानक डूब जाना ये नामुमकिन सा है। तो विज्ञान कहता है विशाल महाद्वीप नहीं डूबा, लेकिन फिर वो जो कथाओं में जिक्र है कडलकोल का, हाँ, उसका क्या? ज्यादातर इतिहासकार और भूवैज्ञानिक मानते हैं कि प्राचीन तमिल साहित्य में जो कडलकोल या समुद्र द्वारा भूमि निगलने के जिक्र हैं, हाँ, वो शायद पिछले हिमयुग के अंत में जब ग्लेशियर पिघले थे तो समुद्र का स्तर बढ़ा था। ये उन घटनाओं की धुंधली यादें हो सकती हैं। अच्छा, सी लेवल राइज की वजह से? हाँ। या फिर वे स्थानीय तटीय इलाकों में आई सुनामी या भूकंप जैसी आपदाओं का वर्णन हो सकते हैं। क्या हमारे पास ऐसी घटनाओं के पुरातात्विक सबूत हैं, मतलब तटीय इलाकों के डूबने के? हाँ, कई सबूत हैं। जैसे प्राचीन बंदरगाह शहर था पुम्पुहार, जिसे कावेरी पुम्पट्टिनम भी कहते थे, उसके समुद्र में डूबे हुए अवशेष मिले हैं। मणिमेखलाई जैसे महाकाव्य में भी उसके समुद्र द्वारा नष्ट होने का जिक्र है। अच्छा।
इसी तरह महाबलीपुरम के पास समुद्र के नीचे संरचनाएं मिली हैं, जो 2004 की सुनामी के बाद और साफ नजर आने लगी थीं। हाँ, मैंने सुना है उसके बारे में। और अभी हाल ही में गुजरात तट पर कैम्बे की खाड़ी में पानी के नीचे लगभग 1500 साल पुरानी 9,500 साल मानव निर्मित संरचनाएं और कलाकृतियां मिली हैं। तो ये सब दिखाता है कि समुद्र का स्तर बढ़ने या स्थानीय आपदाओं से बस्तियां डूबी हैं। लेकिन ये सब स्थानीय घटनाएं हैं। ये कुमारीकंदम की तरह हजारों मील लंबे महाद्वीप के डूबने जैसा तो नहीं है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये वास्तविक सीमित दायरे की घटनाएं हैं। कुमारीकंदम की वो भव्य कहानी जिसमें एक विशाल महाद्वीप है, हजारों सालों तक चलने वाले संगम है, एक स्वर्ण युग की कल्पना है, उसे वैज्ञानिक तथ्यों का कोई सहारा नहीं मिलता। इतिहासकार इसे अक्सर मिथक और इतिहास का मिश्रण मानते हैं, या कभी-कभी तो इसे इतिहास की मूल भावना के विपरीत, मतलब एंटी हिस्ट्री भी कहा गया है। एंटी हिस्ट्री क्यों? क्योंकि ये अतीत को वर्तमान की ज़रूरतों के हिसाब से गढ़ने की कोशिश ज़्यादा लगती है, बजाय इसके कि अतीत जैसा था उसे वैसा समझा जाए। तो इन सभी स्रोतों को देखने के बाद शिवगढ़ई की वो खुदाई, प्राचीन साहित्य, पश्चिमी सिद्धांत, तमिल राष्ट्रवादी विचार और आधुनिक विज्ञान, इन सबको एक साथ रखने पर हमारे सामने क्या तस्वीर उभरती है? देखिए, हमारे सामने दो तरह की तस्वीरें हैं जो एक दूसरे से काफी अलग हैं। अच्छा। एक तरफ शिवगलय जैसी जगहों से मिले ठोस पुरातात्विक सबूत हैं जो तमिलनाडु में लगभग 1200 ईसा पूर्व में एक वास्तविक विकसित सभ्यता की पुष्टि करते हैं। हाँ, ये इतिहास का एक अहम पन्ना है। बिल्कुल, जिसे हम अब पढ़ पा रहे हैं। और दूसरी तरफ कुमारीकंदम की एक बेहद शक्तिशाली और कह सकते हैं जिंदा मिथक है। एक खोए हुए स्वर्णयोग और एक डूबे हुए महाद्वीप की कहानी, जिसका वैज्ञानिक आधार भले न हो, लेकिन तमिल पहचान, भाषा के गौरव और सांस्कृतिक स्मृति के लिए इसका महत्व बहुत गहरा है। हाँ, ये सच में दिखाता है कि कैसे प्राचीन कथाएं, फिर वो 19वीं सदी के वैज्ञानिक सिद्धांत जो बाद में गलत साबित हुए, और फिर 20वीं सदी के सांस्कृतिक और राजनीतिक आंदोलन, ये सब मिलकर एक बहुत जटिल और प्रभावशाली विचार बना सकते हैं। बिल्कुल सही कहा। विज्ञान सबूतों के आधार पर मिथक को इतिहास से अलग करता है, जाहिर है, लेकिन इससे उस मिथक की जो सांस्कृतिक गूंज है या उसका जो महत्व है लोगों के लिए, वो कम नहीं हो जाता। ये हमें समझाता है कि किसी समुदाय के लिए उसके अतीत के मायने कितने अलग अलग स्तरों पर हो सकते हैं। तो अंत में ये सब जानकारी हमारे लिए क्या मायने रखती है? शायद ये याद दिलाती है कि इतिहास और मिथक अक्सर कैसे आपस में उलझ जाते हैं और कैसे हम अतीत को देखते हैं। ये अक्सर हमारी आज की चिंताओं, हमारी पहचान की जरूरतों और हमारी भविष्य की उम्मीदों से तय होता है। बिल्कुल। शिवगलय हमें वास्तविक अतीत की एक झलक दिखाता है, तो कुमारीकंदम हमें सांस्कृतिक स्मृति की ताकत का एहसास कराता है। और ये हमें एक गहरे सवाल के साथ भी छोड़ जाता है ना? क्या? कि किसी समाज की सामूहिक याददाश्त और उसकी पहचान बनाने में ऐतिहासिक तथ्यों की तुलना में सांस्कृतिक मिथकों की भूमिका क्या होती है और क्या होनी चाहिए। इतिहास कहाँ खत्म होता है और मिथक कहाँ से शुरू होता है, और ये दोनों मिलकर हमारे आज को कैसे बनाते हैं। हाँ, इस पर विचार करना वाकई दिलचस्प है।